भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं अर्थव्यवस्था में देखते हैं। आज का चैप्टर है भारत की राजकोषीय नीति, उद्देश्य और उसके प्रभाव। देखते हैं इसका परिचय, देखते हैं क्या है। राजकोषीय नीति का अर्थ क्या होता है। स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग है। जो राजकोषीय नीति का अर्थ है वो स्थिरीकरण है, स्थिरीकरण और विकास के लिए है। स्थिरीकरण और विकास के लिए है जो सरकार के द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। कुल वर्ष टान के अनुसार राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कार्रवाई द्वारा की गई प्राप्तियों और उसके व्यय को प्रभावित करती है। इस कुल वर्ष टाउन के अनुसार राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कार्रवाई द्वारा इसकी जो प्राप्ति और उसके व्यय द्वारा जो प्रभावित होता है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में मापा जाता है कि यह अधिशेष या घाटे के रूप में होती है। क्या होती है? जो राजकोषीय नीति है वो या तो घाटे के रूप में या अधिशेष के रूप में प्राप्त होती है। सरकार की सार्वजनिक व्यय और करों के द्वारा व्यक्तिगत आय के स्तर और संपूर्ण आय को प्रभावित करती है। जो सार्वजनिक व्यय और उसके जो कर होंगे वो व्यक्तिगत आय पर, किस पर? व्यक्तिगत आय के स्तर पर संपूर्ण आय को प्रभावित करती है। अगला टॉपिक क्या है? राजकोषीय नीति। जो राजकोषीय नीति है आर्थिक आंकड़ों और प्रभाव मौद्रिक नीति को प्रभावित करती है। जब सरकार अपनी खर्च की तुलना में अधिक आय प्राप्त करती है तो इसे अधिशेष के रूप में अधिशेष के रूप में जाना जाता है। क्या कहने का इसका आशय है? कहता है कि जब राजकोषीय नीति उसके आर्थिक आंकड़ों और प्रभाव की मौद्रिक नीति को प्रभावित करती है, जब सरकार अपनी खर्च की तुलना में अधिक व्यय प्राप्त करती है तो इसे अधिशेष के रूप में जाना जाता है। जब सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है तो इसे घाटे की स्थिति कहा जाता है। कहने का आशय यह है, आमतौर पर देखिएगा, एक घरेलू या देश की किसी की भी समझो, अगर हमारी कोई वस्तु 4,000 की है, 4,000 रुपये की है और उसे हम 3,000 में बेचें तो क्या होगा? 1,000 रुपये घाटा होगा। क्या होगा? 1,000 रुपये घाटा है। अगर हमारी आमदनी 4,000 है, और हमारा खर्च 5,000 है। हमारी आमदनी 4,000 रुपये है और हमारा खर्च 5,000 रुपये है तो हमें 1,000 रुपये का घाटा होगा। या आप किसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदते हैं और 3,000 में उसे बेचेंगे तो आपको 1,000 रुपये का घाटा होगा। या 4,000 आपकी आय है, 5,000 आप खर्च करेंगे तो घाटे में पहुंचेंगे। इस अतिरिक्त व्यय को
पूरा करने के लिए सरकार घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेती है। किनसे? हम किसी से उधार लेंगे, इसी प्रकार से पूरा करने के लिए सरकार घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेती है। जिस प्रकार से हम अपने आसपास के पड़ोस लोगों से उधार लेते हैं, उसी प्रकार से सरकार भी विदेशों से उधार लेती है, जो ब्रांड जारी करती है और नई मुद्रा को प्रिंट करती है। क्या करती है? ब्रांड जारी करती है और उसके नए जो मुद्राएं होंगी उसको प्रिंट करेगी। एक व्यापक परिदृश्य में देखा जाता है कि पैसे का अत्यधिक मुद्रण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है? मुद्रास्फीति में बढ़ाने में मदद करता है। यदि सरकार विदेशों से ज़्यादा मात्रा में उधार लेती है, क्या करती है? अगर सरकार विदेशों से ज़्यादा मात्रा में उधार लेती है तो मुद्रास्फीति को बढ़ाने की मदद करती है। तो यह देश को एक ऋण संकट की ओर ले जाता है। क्या होता है? ऋण संकट की ओर। एक संकट आएगा, ऋण जिसे बोलते हैं ऋण संकट, उसकी ओर ले जाएगा। मात्रा की ओर ले जाएगा। ज़्यादा मात्रा में विदेश से उधार लेने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और देश का भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। कहने का आशय ये है कि जब अधिक खर्च होने लगता है, हमारी आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा हो, तो हमें पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से सरकार भी विदेशों से मदद लेती है, जो ऋण संकट की ओर चला जाता है। ज़्यादातर विदेशों से उधार लेने पर विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है और देश में जो हम या अपने परिवार में या सामूहिक किसी भी बात को समझें आप, तो उसके जो आर्थिक स्थिति हो उसका संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। तो देश का आर्थिक संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाता है, बिगड़ सकता है। इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति एक दुधारी तलवार है। क्या है? दुधारी तलवार। राजकोषीय नीति एक क्या है? दुधारी तलवार है, जिसे बहुत ही सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि राजकोषीय नीति एक दुधारी तलवार है। दुधारी, दो धार वाली तलवार है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों को ये वीडियो शेयर करें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, दुधारी तलवार क्या है? राजकोषीय नीति, इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पकड़ना होगा। ठीक। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2 में कहता है, भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत में मुख्य राजकोषीय नीति है उसका मुख्य उद्देश्य है क्या? भारत की राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य पर चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि राजकोषीय नीति के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। राजकोषीय नीति के सामान्य उद्देश्यों के नीचे दिए गए हैं। जो सामान्य उद्देश्य हैं उसके नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना। कहता है पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना, मूल स्तर को स्थिर बनाए रखना, जो मूल स्तर है उसको स्थिर बनाए रखना और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को स्थिर रखना। अगर आपकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि या कमी हो रही है तो आपका संतुलन बिगड़ सकता है, कमी में भी और वृद्धि में भी। क्यों? जब कमी होने लगेगी तो भी आपके स्रोत बढ़ जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए
तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहता है भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना। जो आप भुगतान कर रहे हैं उसको आप संतुलित बनाए रखें। आप विकसित देशों को विकसित नहीं है, आप विकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत की राजकोषीय नीति के हमेशा दो उद्देश्य रहे हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार करना और लोगों के लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। पहला कहता है अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार करना है और लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। संसाधनों के सही उपयोग द्वारा विकास करना। जो आपके संसाधन होंगे उनका सही उपयोग करके विकास करना, स्वयं का विकास करना। राजकोषीय नीति जो राजकोषीय नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना। जो भी विकास होगा वो तीव्र गति से होना चाहिए। ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। किसका? राजकोषीय नीति का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास तीव्र गति से हो, उसे बनाए रखना है। आर्थिक विकास के इस उद्देश्य को वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग के जो आपका आर्थिक वृद्धि का विकास का उद्देश्य है उस वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा संसाधन जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करते हैं। जो भारत में केंद्र और राज्य की सरकारें हैं उनको इन संसाधनों को जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करना होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, वित्तीय संसाधनों को निम्न प्रकार जुटाया जा सकता है। नंबर 1, कराधान के अनुसार। जो कराधान है उसके अनुसार कैसे देखते हैं? प्रभावी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रत्यक्ष करों के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के द्वारा संसाधनों को जुटाना। भारत में संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कराधान है। क्या है? जो भारत में संसाधनों को जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? कराधान, जिसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों कर शामिल हैं। सार्वजनिक बचत सरकारी खर्च में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के अधिशेष में बढ़ोतरी के द्वारा इन संसाधनों को सार्वजनिक बचत के माध्यम से जुटाया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि सरकारी खर्च में कटौती करके सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं उनमें औद्योगिक के अधिशेष में बढ़ोतरी की जाए और इन साधनों को सार्वजनिक बचत के अनुसार इसे जुटाया जा सकता है। निजी बचत क्या है? देखिएगा, निजी बचत क्या है देखते हैं। सरकार निजी क्षेत्रों में ब्रांड जारी करती है। ट्रेजरी बिल, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि के माध्यम से लोगों के पास रखी हुई बचतों को बाजार में लाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। कहने का आशय यह है कि अगर सरकार निजी क्षेत्रों को ब्रांड
जारी करती है तो उसके द्वारा जो ट्रेजरी बिल व्यक्तिगत ऋण आपके माध्यम से आम लोगों के पास जो रखी हुई बचत है, जो रखा हुआ पैसा है, उसको बाजार में किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसके लिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। आय और धन की असमानताओं में कटौती। आय और धन की असमानताओं में कटौती क्या है, देखते हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, जो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, कोई भी वर्ग हो, विभिन्न वर्गों के बीच आय असमानता को कम कर बराबरी या सामाजिक न्याय प्राप्त कराना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो आय असमानता है, जो आय असमानताओं को कम करके उनकी बराबरी और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर की दर गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों के लिए अधिक होती है। कहने का आशय यह है कि जो प्रत्यक्ष करों में आप देखते हैं जो आयकर होता है, आयकर की दर गरीब लोगों के लिए कम होती है और अमीर लोगों के लिए अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिनकी आय अधिक होगी उनको टैक्स अधिक देना होता है। सेमी लग्जरी और लग्जरी वस्तुएं जिनका उपयोग ज़्यादातर उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाज में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण अनुपात के रूप में सरकारी निवेश किया जाता है। कहने का आशय यह है जो अप्रत्यक्ष कर होंगे समाज में गरीब लोगों की, समाज में अप्रत्यक्ष करों द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है कि समाज में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जो सरकार द्वारा कार्यक्रम जारी हो रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा उनको सरकारी निवेश दिया जाए। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण किस प्रकार के हो, इस पर विचार करते हैं। राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, कीमतों को स्थिर रखना, इसलिए सरकार का हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि राजकोषीय घाटे को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए। नई बचत योजनाओं के अनुसार जो नई बचत योजनाओं की शुरुआत कर वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए। कहने का आशय यह है कि जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए कीमतों पर एक निश्चित, वस्तुओं की कीमतें एक निश्चित की जाए और सरकार उस निश्चित स्थिति में उस पर भी किसी ग्राहक या दुकानदार को एक निश्चित राशि के द्वारा दोनों को बेनिफिट कराए। राजकोषीय घाटे को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है और नई बचत योजनाएं जो चालू होती हैं वो वित्तीय संसाधनों के माध्यम से गरीब लोगों के लिए जुटाई जाती हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं रोजगार सृजन क्या है। प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कौन? सरकार। देश में जो सरकार होती है वो हर संभव राजकोषीय उपाय के माध्यम से सरकार देश में रोजगार के लिए हर प्रयास करती है। इस प्रकार से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला उन व्यक्तियों को मिले और उनकी छोटी औद्योगिक एसएसआई इकाइयों पर कम कर और शुल्क लगाने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता हो और इसके परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होते हों। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं द्वारा तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर दोनों के द्वारा सरकार गरीब लोगों को या सभी लोगों को जो भी योजनाएं लाती है वो योजनाओं द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को एक रोजगार देने का अवसर प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार नियंत्रित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत करती है और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं के द्वारा जो तकनीकी के माध्यम से वहाँ के जो योग्य टैलेंट व्यक्ति होंगे उसे टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के द्वारा रोजगार दिया जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास क्या है। सरकार द्वारा देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है। कहने का आशय यह सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जो हमारे यहाँ असंतुलन की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जो हमारे यहाँ असंतुलन की व्यवस्था हो गई है, उसे सुधारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है, जिनमें नदियों में बांधों का निर्माण करना, बिजली, स्कूल, सड़कों, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का निर्माण करती है। इन सभी सार्वजनिक व्यय की मदद से किया जा रहा है। यह सभी सार्वजनिक व्यय की मदद से किया जा रहा है। कहने का आशय यह है सरकार द्वारा जो क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है उसको योजनाओं के माध्यम से, जैसे नदियों में बांधों का निर्माण, बिजली, स्कूल, सड़क, औद्योगिकी परियोजनाएं और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार सभी लोगों की मदद कर रही है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अगला नंबर कहता है भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। जो भुगतान संतुलन है उसमें घाटे को कम करना है। किस प्रकार से कम किया जाएगा देखिएगा। कभी कभी सरकार देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। उसी तरह आयात को रोकने के लिए उपायों को भी अपनाया जाता है। इस प्रकार इन संयुक्त उपायों के माध्यम से देश के भुगतान संतुलन में सुधार होता है। कहने का आशय यह है कि कभी कभी सरकार क्या करती है, निर्यातों को बढ़ावा देती है और उनको प्रोत्साहन करती है। उसी तरह से आयात को रोकती है और रोकने के उपाय को भी अपनाती है और उसके माध्यम से देश के भुगतान संतुलन में सुधार किया जा सकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें,
कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी राजकोषीय नीति की ताकत है क्या? इसमें अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाने की शक्ति होती है। कैसी? जब सरकार देश की आय में वृद्धि करना चाहती है तो तब सरकार देश में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि करती है। किसमें? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में। देश में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है। इसी तरह से अन्य उपाय भी किए जाते हैं, जैसे करों में कमी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए। कहने का आशय यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था में एक ऐसी शक्ति है, सरकार के माध्यम से जो राजकोषीय नीति की नीति कहा जाता है, कि उसके द्वारा सरकार चाहे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दे, और अन्य करों के द्वारा अगर सरकार अन्य करों में भी कमी करके अधिक से अधिक लोगों में वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित करती हो। अगला नंबर कहता है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास कैसे हुआ? जब सरकार लोगों के कल्याण हेतु रेल, स्कूल, बांध, बिजली, सड़क जैसी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करती है तो इससे देश में बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। एक बेहतर बुनियादी ढांचा देश के लिए आर्थिक विकास में तेजी लाने की एक कुंजी है। कहने का आशय यह है कि जो बुनियादी ढांचे का विकास कैसे हुआ? जब सरकार लोगों के कल्याण के लिए स्कूल खोलती है, रेलवे और बांधों का निर्माण करती है, बिजली को लाती है, बिजली, सड़क, इस प्रकार से आपके यहाँ परियोजनाएं में जो पैसा खर्च करती है उससे देश की बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। एक बेहतर बुनियादी ढांचे का आर्थिक विकास के लिए तेजी से लाने की एक कुंजी होती है विदेशी मुद्रा आय। जब देश की केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीज़ों के उत्पादन के अलावा कस्टम ड्यूटी में छूट, उत्पाद शुल्क में रियायत देती है तो इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, जिससे देश में घरेलू निवेश बढ़ता है। कहने का आशय, जब देश की केंद्र सरकार घरेलू बाजारों में चीज़ों के उत्पादन के अलावा ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी में छूट है, उत्पादन शुल्क में रियायत देती है तो इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं और देश में घरेलू निवेश बढ़ता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश की राजकोषीय नीति उस देश के विकास की दिशा तय करती है। क्या है? किसी भी देश की राजनीति कोषी उस देश के विकास की दिशा को तय करती है। राजकोषीय नीति उस देश की विकास के लिए वह दिशा तय करेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देख रहे थे अर्थव्यवस्था देख रहे थे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज देख रहे थे अर्थव्यवस्था। जय हिंद, जय भारत।